अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में खुलकर वज़ीर आज़म साहब पर तनकीद हुई, नोक झोंक हुई और ये इतलात और ये ख़बरें इस वक्त सामने आ रही हैं। गो कि ये जमहूरियत का हुस्न है और इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि अगर एक वफाकी वज़ीर कोई बात कर रहे हैं या कोई गिला कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आज़म साहब उसको सुन रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव बात है और इसी को डेमोक्रेसी जमहूरियत कहते हैं, जो सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए, हुकूमतों के अंदर भी होनी चाहिए और बड़ी काबिल तारीफ़ बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं कि मुख्तलिफ आप ही के MNAs, आप ही की पार्टी के आपसे नाराज़ हों, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हों, वो आपको ये कह रहे हों कि हमारे लिए लोगों में जाना, लोगों को फेस करना खासा मुश्किल हो रहा है, वज़ीर आला पंजाब इशाया दें, 30 के करीब अरकान वहाँ से गैर हाजिर रहें। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवालात और कंसर्न्स रेज़ करती हैं फॉर दिस गवर्नमेंट और इसकी परफॉर्मेंस के लिए भी। लेकिन चूँकि एक डूअर है इमरान खान साहब, तो वो गिव अप तो यकीन नहीं करेंगे या मायूस नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तनकीद को पॉजिटिव वे में लेते हुए वो बेहतरी और आसानी किस हद तक पैदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन विच रिमेन्स देयर। इस वक्त सूरत हाल यकीनन बहुत मुश्किल होती जा रही है इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। अपने बहुत सारे उनके MNAs का उनसे नाराज़ होना, तनकीद करना, सवाल करना। कई MNAs को मैं जानता हूँ जो दिफा करने के लिए भी अब तैयार नहीं हैं या वो दिफा ही नहीं करते। फिर साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हाल ही में उन्होंने बहुत सारी बातें की और आज भी एक जो बात आ रही है वो तनकीद खासी देर से आ रही है। बहुत सारे लोग उस पर बहुत पहले से बात कर रहे थे कि गैर मुंतखब लोग क्यों वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द मौजूद हैं और वही वज़ीर आज़म साहब को क्यों गाइड करते हैं और वज़ीर आज़म साहब सिर्फ उन्हीं की बात क्यों सुनते हैं। इत्तलात के मुताबिक आज परवेज़ खट्टक साहब ने भी यही बात की। साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाद अहमद साहब मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपने इंटरव्यूज़ में यही बात कहते रहे और उन्होंने तो जोकर्स तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। यही तर्जुमानों की शक्ल में भी हैं और यकीनन ये सियासी इनका बैकग्राउंड नहीं है, ये अवाम के साथ लिंक्ड नहीं है, तो इस पर भी बहुत सारे कंसर्न्स पैदा होते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कोशिशें इन हाउस चेंज के लिए तेज़ हैं। आज मरीम नवाज साहिबा का बयान बड़ा वाज़े है जहाँ पर उन्होंने कहा कोई भी तरीका अपनाया जाए लेकिन इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। अब वाज़े तौर पर नवाज शरीफ साहब ने एक इंस्ट्रक्शन दी और वो इन हाउस चेंज की थी, उसमें कोई तरीक़ेकार में भाम नहीं रह जाता। उसी के तहत शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब से मुलाकात की, मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं और फिर मिनी बजट और उस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी खुल कर कह दिया कि परवेज़ खट्टक वोट नहीं देना तो ना दो। तो ये वोट अब तो पहले तो इसको बिल मिनी बजट को पास कराना है, फिर अगर तरीके अदम एतमाद आए, वोट की तो ज़रूरत बहुत जगहों पर पड़नी है। तो अगर अपने इत्तेहादी ही साथ नहीं होंगे, MQM पहले से ही अपनी 11 तजावीज़ दे चुकी है इस मिनी बजट पर, अदरवाइज़ वो भी कह चुके हैं कि हमारा रास्ता अलग होगा। मुश्किलात बेतहाशा हैं। मैं चाहूँगा इन्हीं के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और कमर चीमा साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। बहुत सारी चीज़ें यकीनन जब इस तरह की कोई बात आती है, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, आप इसको पॉजिटिव लेंगे कि वाह देखें ये भी डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में ये भी एक जमात है जिसमें एक वफाकी वज़ीर मुल्क के वज़ीर आज़म पर सवाल करता है, 2 वफाकी वज़रा को चुप करवा देता है, इसको पॉजिटिव लिया जाए या इसको इस तरह से लिया जाए कि ओहो फूट पड़ गई, अब काम जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 2 चीजें हैं कि लीडरशिप की अगर कोई एक बड़ी जरूरी क्वालिटी होती है तो वो ये होती है कि वो तनकीद बर्दाश्त कर सकें। बदकिस्मती से मेरे ख्याल से यहाँ तो ऐसा मामला है कि आपस में जो है वो मुकालमा हुआ है और वो सख्त नोयत के ऊपर चला गया क्योंकि शायद तनकीद बर्दाश्त नहीं की गई। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है PTI के ऊपर कि वो किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके अपने 3.25 सालों के अंदर, महंगाई की जो सूरत हाल है, गुर्बत की शरह में जो इजाफा है, जो इकोनॉमिक बदहाली है, ओवरऑल कोई टेंजिबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सके, किसी मुल्की इदारे को बेहतर नहीं कर पाए, तो उसके अंदर अब जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहा है या इस चीज के चांसेस हैं कि शायद यही इलेक्शन ईयर है 2022, तो
तो आपको नजर आ रहा है कि इनकी किश्ती से जो इनके मेंबरान है वो छलांग मारना चाह रहे हैं, या कोई माहौल जो है वो गर्म हो रहा है विद इन द पार्टी। अभी रिसेंटली आपने अहमद जवाद साहब को सुना और उन्होंने जो है इनके पोल खोले कि किस तरीके से इनकरेज किया जाता है कि आप ऑपोजिशन पे अटैक करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करें, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में कोई कंसेंसस नाम की कोई चीज नहीं होती और तनकीद नहीं बर्दाश्त की जाती। इससे पहले वो मिर्जा बेग साहब ने अंदर की कहानियां जो है वो बताई, उससे पहले जितने यानी कि इनके ओवरऑल मैं समझता हूं कि एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाएगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और ये अनसर्टेनिटी बढ़ेगी कि ये पार्टी अपना टेन्योर मुकम्मल कर पाती है नहीं कर पाती, मैं समझता हूं कि ये लड़ाइयां, ये डिसइंटीग्रेशन, ये विद इन द पार्टी पीटीआई ये बढ़ती चले जाएगी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शौकत बसर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, कैसे देख रहे हैं इस वक्त? यकीनन ये कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं कि वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से मुखातिब हो रहे हों, इस तरह की बात कह रहे हों, फिर आपके लोग, आप तो अवामी आदमी हैं, आप तो सियासत में एक अरसे से सियासत कर रहे हैं और सियासी वर्कर हैं, आपको पता है कि जवाबदेह होना पड़ता है। बेशक आप मुंतखब हैं, गैर मुंतखब हैं, लेकिन एक सवाल उन लोगों पर जिनका सियासी बैकग्राउंड ही कोई नहीं है और वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला साहब के इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं, उस पर फिर पार्टी में आप जैसे सियासी वर्कर्स को भी तशवीश होती होगी। अरसलान, देखें, बात यह है कि किचन के अंदर पड़े हुए बर्तन भी आपस में टकरा जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी पार्टी है, बाहर किसी की अपनी अलग सोच है, हर किसी का एक सोचने का जाविया है, लेकिन लीडर इमरान खान है। अब इसको इस बात पे लेना कि जी मैं, ज़ाहिर है कि मैं तो इसको इस बात से लेता हूँ कि अगर लीडर के सामने कोई आदमी खुल के बात कर रहा है, चूँकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे बदकिस्मती से जमहूरियत के नाम पे आमरीत है, यहाँ पे नस्ल दर नस्ल पार्टियाँ हैं, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, ज़मीरों के सौदागर हैं, तो यहाँ पे इस बात को ये लिया जा रहा है तो बनाउज़बिल्लाह कि शायद पता नहीं पार्टी टूट रही है, लोग भाग रहे हैं। इसको सुनते सुनते आज 3.5 साल तो हो गए हैं। आपने देखा कि ये पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, आज गई, कल गई, परसों गई, और अभी आपने देखा, चले बाकियों को छोड़ देते हैं, वो इन्होंने ये, अभी मेरे छोटे भाई हैं, अभी इनको वक्त लगेगा सियासत में मैच्योरिटी आते हुए। बड़े हमारे वो बड़े भाई थे जो दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको रहमत करे। इन्होंने इस्तीफे मुंह पे मारने थे, दमादम मस्त कलंदर करना था, इन्होंने फिर क्या हुआ, एक दूसरे के मुंह पे मारने लग गए। ये ना सिर्फ इस्तीफे मारने लग गए बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने क्या कुछ एक दूसरे के मुतल्लिक कहा वो आपके सामने है। तो इसको मैं तो इस अंदाज में लेता हूँ कि जाहिर है जब इश्यूज़ आते हैं तो लीडर के सामने बात नहीं करेंगे तो किसके सामने बात करेंगे। मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, तो बिल्कुल लीडर के सामने बात होनी चाहिए। मैं लाइव आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि मैं सियासी वर्कर किसी का ज़ाती ग़ुलाम नहीं होता, किसी का पेड़ नहीं होता। वो सियासत, एक मिनट ज़रा बात मुझे करने दीजिए ना। सियासी वर्कर किसी से तनख्वाह नहीं लेता, सियासी वर्कर किसी का, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये जो दौलत शाह के चूहे होते हैं ना, वो होते हैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, नस्ल दर नस्ल उनका ये कारोबार चलता है कि ये बड़ा अजूबे वाली बात हो गई, पार्टी टूट रही है। भाई, यहाँ पर लोगों ने पार्टियाँ टूटती भी देखी, पार्टियाँ बनती भी देखी, इख्तिलाफ भी होता है, इख्तिलाफ के बाद आपस में मामला ठीक भी होते हैं। यहाँ पर हमने बड़ी, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मेरा कुछ ज़्यादा, मैं तो 2003 से ऑनवर्ड, पहले मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, जब से मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया हूँ बहुत कुछ देखा है अरसलान। यहाँ पर कल के मुखालिफ आज इकट्ठे बैठे होते हैं, बहुत सारे पार्टियों के लोग जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे, वो उन्होंने इमरान खान की लीडरशिप को, जिन्होंने बहुत तल्ख बातें की थी, उन्होंने इमरान खान की लीडरशिप को तस्लीम किया। इसी तरह मैं फिर कहता हूँ कि मियाँ साहब के साथ जो लोग, अब 2002 का इलेक्शन ले लें, कहाँ थी मुस्लिम लीग नून, कोई टिकट लेने वाला नहीं था,
राणा साहब को नहीं पता होगा उस 2002 के इलेक्शन का, मैंने वो इलेक्शन लड़ा है। उसमें मुझे बताएं कहाँ थे ये सब लोग जो मियाँ साहब का नाम सुन के भागते थे, जो मियाँ साहब का टिकट लेना कुफर समझते थे। हमारे हलके में मियाँ मोहम्मद यार कमोका, अल्लाह पाक उनको ग़रीक़ रहमत करे, मेरा हलका हारूनाबाद फोटाबाद से अरसलान, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था, तो मियाँ साहब को दोनों टिकटें दे दी गई, MNA की भी और MPA की भी, और उनकी ज़मानत जब्त हो गई। बात यह है पार्टियों पे अच्छा साहब, मैं बड़े तहम्मुल से आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक सर। मेरा सवाल ये था, आप 2002 बता रहे हैं, आपने 2002 का इलेक्शन लड़ा, माशाल्लाह एक बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं। आपको कैसा महसूस होता है जब कोई मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट किए गए लोग आकर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं या उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं या मुशीर बन, एक सियासी वर्कर को जिसकी एक सियासी जिद्दोजहद हो, उसको कैसा महसूस होता है? मेरा सवाल इतना सा था। देखिए अरसलान, आप दुरुस्त बात करते हैं, मैं इस बात पे, हमने पहले भी कहते हैं कि जो लोग एक यूनियन काउंसिल लेवल से वर्कर होते हैं, जो साल हर साल पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जब जाहिर है उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है या मुल्क का हेड बनता है, तो वो लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की होती है उनकी हार्ट बर्निंग होती है, उनको फील होता है कि शायद हमारा हक जो है उन लोगों को दे दिया गया जो नए आए हैं। लेकिन अरसलान, एक बात को जहन में रखिए, ये पार्टियों के अंदर नए लोग भी होते हैं, पुराने भी होते हैं। अब ये जो एडवाइज़र्स बनाते हैं, आप ज़रा फहरिस्त निकाल के देख लीजिए कि वो कौन कौन से लोग हैं जो बिल्कुल न्यू फेसेस थे, वो एडवाइज़र बनाए गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो लीडर की मजबूरी भी होती हैं, जो लीडर ने अपने मामलात को लेकर चलना होता है, उन्होंने अपनी सियासी टीम भी बनानी होती है, इंतज़ामी टीम भी बनानी होती है, उन्होंने नए लोगों को भी लेकर आना होता है, पुराने लोगों को भी लेकर आना होता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं सारी उम्र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहा, नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी में रहे, डॉक्टर फरदौस, वो लोग जो दूसरी पार्टी से इधर आए, तो आपका क्या ख्याल है कि जिस वक्त हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, वो लोग जो 20-20, 22-22 साल से भाग दौड़ कर रहे थे, वर्करी कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। बसरा साहब, आप देखें, आप 3 नाम आपने लिया, आप लोग सियासी लोग थे ना, आपका सियासी बैकग्राउंड था। अब इतनी तो मुश्किल मैं बात नहीं कर रहा कि आप ना समझ, और अगर नहीं दिफा एक चीज का मुमकिन, अगर एक चीज का दिफा नहीं मुमकिन तो भी उसको नहीं डिफेंड करना चाहिए। कह दें ये बात गलत है। आप देखें, बड़ी मैंने तो अप्रिशिएट किया कि परवेज खटक साहब ने इतनी हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा किया, नूर आलम साहब करते हैं, सबको करना चाहिए, गलत को गलत, सही को सही कहना चाहिए। अरसलान, फिर दोबारा मेरी बात सुनिए, मेरी दोबारा बात सुनिए। एक मिनट राणा साहब, प्लीज, राणा साहब सब्र करें जरा, आप अपनी टर्न। मैं जरा आगे बढ़ते हुए मैं बस सब फिर आऊंगा आपकी तरफ। फिक्रा कह के जी, एक फिक्रा कह दूं, फिर आगे चले जाइएगा जी। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती कि जो आदमी की भाग दौड़ ना हो, मेहनत ना हो, स्ट्रगल ना हो, जब अच्छा वक्त आए तो वो आगे हो और वो जो स्ट्रगल करने वाले पीछे, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। ठीक, लेकिन ये सही होगी बात, पिक्चर का एंगल बात सही होगी। मैं जरा सर आगे बढ़ता हूँ। कमर चीमा साहब, बहुत देर से बड़े तहम्मुल से आप दोनों को सुन रहे हैं, चीमा साहब की जानिब आऊंगा। चीमा साहब, ये क्या मामला चल रहा है? बज़ाहिर एक के बाद एक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ पिछले 1-2 महीनों से ये फ़िज़ा ऐसी तब्दील होना शुरू हुई है, चाहे वो इलेक्शंस हों, चाहे पार्टी के अंदर बात हो, चाहे इत्तेहादियों की बात हो, पूरी की पूरी मामलात ऐसा लगता है कि वो जो कोई तकिया था वो उठ गया और ये अब हवा चलने लगी और पत्ते बिखरना शुरू हो गए। ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है या मैं सिर्फ ऐसे सिचुएशन को रीड कर? जी अरसलान साहब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आपको पता है जो जितनी भी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं, ना ये जमहूरी हैं, ना ये जमहूरी रवैये पसंद करते हैं, और ना ये लीडरशिप बर्दाश्त करती है कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए, सिवाय इसके कि टॉप के कुछ लोग हों जो पुराने पिछले 30-40 साल से लगे हों, वो भी एक मैयर्ड किस्म की तनकीद जो है वो कर सकते हैं। इस तरह खुलेआम तनकीद करने की इजाज़त नहीं है। और जो परवेज़ खटक ने किया बेसिकली उसकी वजह है, परवेज़ खटक ने किया बिकॉज वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो पश्तून हैं, उनको पता है कि इमरान खान जो है वो केपी में है और मैं पश्तून कार्ड खेल रहे थे। बेसिकली उनका ये तनकीद करना बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा कार्ड और पश्तून कार्ड खेलना है। और इमरान खान, याद रखिए, इमरान खान पंजाब से भी किसी लीडर को जो है वो स्टॉप करा सकते हैं, हर जगह से करा सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की बेस है। और यही वजह, अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने पिछले कुछ अरसे से एक और बात ले लें, कल की खबर है परवेज़ खटक के करीबी रिश्तेदारों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है केपी में।
वो तो देखिए उनके भाई भी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि परवेज खटक जो है वो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे थे, वो कोई अनजाने में या इस तरह नहीं कर रहे थे। आपको उनकी पर्सनैलिटी का पता है, वो हाइपर भी नहीं होते, वो ठंडे मजाज के भी हैं, वो जानबूझ के कर रहे थे ये सारी चीजें, और वो समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर है। और केपी में मजहबी ग्रुप जो है वो बड़े एक्टिव हैं, मौलाना फजलुर रहमान एक्टिव है, और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने पिछले कुछ अरसे से जो मजहब कार्ड खेल रहे थे वो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा के मजहबी हलकों को बीट करने के लिए वो कर रहे हैं। तो इमरान खान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो मेन स्ट्रीम सियासतदान है, जिस तरह असद कैसर हो गए या ये हो गए, इनको अनॉय नहीं कर सकते और इनको वो साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं मानता कि पीटीआई के अंदर जमहूरियत आ गई या नून लीग के अंदर जमहूरियत आ गई, ये ना पसंद करते हैं, ना ये आइंदा होगा। और इमरान खान को इस बात का जरूर पता है कि क्योंकि गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स भी हैं, इकोनॉमी भी नहीं चल रही और सारा कुछ है। परवेज खटक को पहले नहीं पता कि बिजली कहां से बन रही थी, परवेज खटक को पहले नहीं पता गैस कहां से आ रही, आज क्यों बोल रहे हैं? जब उनको पता चला प्रेशर है और उनको पता है इमरान खान इस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा, यही वजह है कि इमरान खान उनको बुलाते हैं, वापस बुला रहे हैं कि उनको लेके आए। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये उमर अयूब साहब से, परवेज खटक साहब से वापस ना सिर्फ वहां बुलाया, फिर उसके बाद अपने चैम्बर में अलहदा से मुलाकात कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें वो कर रहे हैं। और आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि वो इस बात को समझते हैं कि वो नहीं नाराज़ कर पा रहे, नहीं नाराज़ कर सकते, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त चीज़ें शायद बहुत सारी कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी है। जी बस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं राना साहब की जाने बढ़ना। देखिए अरसलान, मैं अरसलान से गुजारिश करूँ, देखिए प्रेशर डेफिनेटली है, मैं खुद ओन करता हूँ, मैं गली मोहल्ले का कारकुन हूँ। सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त जो पार्टी फेस कर रही है वो महंगाई का है। हमारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारा ज़मींदार अल्हम्दुलिल्लाह उसको फसलों का रेट अच्छा मिला है, लेकिन अगर साइड में देखता हूँ तो वहाँ पे गंदा खाद का बहरान है, वो बहुत उसका रेट ज़्यादा हो रहा है। इसी तरह जो खाने पर आप टैक्स लगा रहे हैं, आटा मेरी गुजारिश सुने, आटा चीनी घी दाल जो है आम आदमी जो दिहाड़ीदार आदमी है, जो मजदूर आदमी है, हमारे लिए चैलेंजेस है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना साहब से जानना चाहूँगा, राना साहब इस वक्त आज जो मरियम साहिबा ने बात कही कि कोई भी तरीका अपनाया जाए, इनको घर भेजना चाहिए, इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया है इन हाउस चेंज के लिए अब आगे बढ़ें, फिर शहबाज शरीफ साहब ने उसी पर अमल करते हुए मुलाकातें भी की हैं, क्या देखा जाए कि एक तरफ पीपल्स पार्टी ने फरवरी के आखिर की तारीख दे दी अपने एहतजाज की, आप लोगों की मार्च की तारीख है, फिर वो उसमें भी इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के साथ कोई उसका मामला आता है तो उसको आप डिले करेंगे। अब मैं ये समझूं कि ये जो अब दिन चल रहे हैं इससे लेके फरवरी तक ही कोई इन हाउस चेंज तरीके अदम एतमाद आप ले आएंगे, कोई इस तरह की चीज की जाने मामलात बढ़ रहे हैं? मैंने कहा अगले आने वाले दिनों के अंदर कोई भी जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो डेवलप हो सकता है। अभी जो ये आज जो धचका पीटीआई को लगा है, जो लड़ाई हुई है इनकी आपस के अंदर और एक दूसरे को ब्लेम किया गया है, यही कुछ अब देखें इनको, जब आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाए कि ये हमाद अजहर की गलती है, हमाद अजहर का है, मेरी गलती नहीं है, वो परवेज खटक को कहें, वो कहें आप मुझे ब्लैकमेल ना करें, वो कहे मैं ब्लैकमेल कर रहा है, ये सारी अब देखें ये इनके जो अंदर जो किचन कैबिनेट है उसके अंदर फूट पड़ गई है और ये फूट बाहर निकली है। तो ये आपको क्या जाहिर कर रही है? ये आपको ये जाहिर कर रही है कि ये हाउस ऑफ फॉलिंग कार्ड्स है और इसके अंदर अब आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर अदम एतमाद है वो एक ऐसी ऑप्शन है जिसको अब हम समझते हैं कि हमें सीरियसली फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से मीटिंग अनाउंस हो गई है कि अगला जो पीडीएफ का एजेंडा होगा उसके अंदर ये नंबर 1 पे होगा कि इन हाउस चेंज को जो है वो के जरिए जो है हुकूमत से जान जुड़ाई जाए। तो इसके ऊपर जो है हम MQM होगी, PMLQ होगी, उनसे भी राब्ते करेंगे और फिर जो पीटीआई के जो मेंबर्स हमारे साथ वैसे ही
राब्ते के अंदर हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और आगे की स्ट्रैटेजी जो है, आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मीटिंग होगी पीडीएम के अंदर, उसके अंदर क्लैरिटी हम लेके आएंगे। लेकिन देखें इशू क्या है। राणा साहब, एक चीज जानना चाहूंगा, अब तक की जो तारीख रही है, कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस मुश्तरका अपोजिशन की रही नहीं। जब पीपल्स पार्टी शामिल भी थी, अब नहीं भी है, तो पीडीएम कोई एक बहुत सक्सेसफुली चलता हुआ एक पूरा मामला नहीं है। आप अदम एतमाद लाएंगे, वज़ीर आज़म साहब को घर भेज देंगे, उसके बाद आप लोगों में कैसे इत्तेहाद रहेगा? एक जमात पीडीएम से बाहर भी है, पीपल्स पार्टी, आपका मुश्तरका कैंडिडेट कौन होगा, कौन मुद्दा? ये एक और नई फूट तो नहीं पड़ जाएगी? अभी तो चले एक जमात इत्तेहादियों के साथ चल रही, वो तो एक अजीब ही मामला बन जाएगा ना, उस पर भी तो फिर बड़े कंसर्न्स हैं। मैं एग्री करता हूं कि ये अदम एतमाद का ऑप्शन को इतनी डिले क्यों हुई है या उसका फैसला क्यों नहीं पहले हो सका। उसकी यही वजह थी कि हमारी पार्टी जिस तरह पीएमएलएन है, उसका ये मौक़िफ़ था कि अगर इन हाउस के जरिए कोई चेंज लाया जाता है तो जो भी कोalition हुकूमत बने उसका काम हो कि वो फौरी तौर पे असेंबलियां डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन जो ऑपोजिशन की कुछ जमातें हैं जिनका प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी उनका स्टेक है, वो ये नहीं चाहती। तो ये वजूहात थी कि वो ऑप्शन मूव फॉरवर्ड नहीं हुआ। अब पीडीएम जो है वो किस तरीके से आगे के लाएमल के ऊपर जो है वो एग्री करती है कि अदम एतमाद के बाद क्या होगा, वो इंशाल्लाह ताला मीटिंग में डिस्कस जरूर होगा। लेकिन आपने जो पिन पॉइंट किया कि ऑपोजिशन कमजोर रही है या कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, देखें जब फेडरल हुकूमत पीटीआई की हो, सूबाई हुकूमतें पीटीआई की हो, और वो ज़िमनी इलेक्शन में जो है मेजॉरिटी में हारे, यानी कि 90% ज़िमनी इलेक्शंस में वो डिफीट हो जाए उनकी, और फिर जो बल्दियाती इलेक्शंस का भी जो नतीजा आया, तो ये इसका मतलब है कि जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है वो अवाम कबूल कर रही है। और मुझे मेरे बड़े भाई बसरा साहब कह रहे थे कि अभी मैच्योर होने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं एक इमैच्योर एडवाइस उनको दे देता हूं कि बेहतर होता कि वो पीपल्स पार्टी में ही रहते। आज शायद पीपल्स पार्टी के टिकट पे उनको ज्यादा वोट मिल जाए। और आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि ये इस किश्ती से बहुत लोग छलांग मारने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि जो इलेक्शन की सियासत करते हैं उनको पता है कि आगे अगर उनको वोट नहीं मिलेगा, अवाम में उनकी जो है वो एक्सेप्टेंस खत्म होती जा रही है, तो वो सब जो है वो किनारा कशी इख्तियार करेंगे इस पार्टी से। सही है जी, ओनली टाइम विल टेल के वाकई किनारा कशी इख्तियार करते हैं या मज़ीद लोग इसमें सवार होते हैं। शौकत बसरा साहब, कितना वरीसम है आपके लिए ये ऐसे लोगों का नाराज़ होना? बहुत सारे लोग अब आपके अपने ही इशाइये में शामिल नहीं होते, और अगर एतमाद का वोट लेना ही पड़ जाता है, शायद अब कोई और सपोर्ट भी ना मिले जिसका ख्याल जाहिर किया जा रहा है, तो फिर किस तरह से मुमकिन होगा अपनी हुकूमत को बचाना और चलाना? ये एक बड़ा कंसर्न इस वक्त बनता जा रहा है। असलान, पहली बात तो ये है कि आइनी सियासी जमहूरी इनका हक है, ये लॉन्ग मार्च करें, जलसा करें, जलसी करें, शार्ट मार्च करें, ये जो करें इनका आइनी और जमहूरी और सियासी हक है। और रह गई अदम एतमाद वाली बात, कम अदम एतमाद का वोट लेना पड़े, देखिए वो इनका आइनी हक है। तहरीक अदम एतमाद लेकर अगर आते हैं और हम नंबर पूरा नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम इदारों पर चढ़ाई कर देंगे, हम वहाँ पर ईंट से ईंट बजा देंगे, हम जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों को मारना शुरू कर देंगे, हम गाली गलोच पे उतर आएंगे। बिल्कुल नहीं। अब आप देखिए सेनेट में इन्होंने तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे, इनके पास हालांकि वहाँ पे मेजॉरिटी थी, तो क्या हुआ, किनके लोगों ने साथ नहीं दिया था? सर तब और आपकी बात फिजा बदल चुकी है बसरा साहब, तब की फिजा अब चलिए मैं देखें मैं फिर आपको अरसलान कह रहा हूँ कि फिजा बदलने से या आइनी हक इस्तेमाल करने से इनको कोई नहीं रोकता। या फिजा बदली हुई है ना, तो ले ये तहरीक अदम एतमाद, कौन इनको रोक रहा है? मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये इनका आइनी हक है। हम तहरीक अदम एतमाद, आपको याद है कि आज से महीना डेढ़ महीना पहले, उस वक्त भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था जब हम जॉइंट सेशन बुलाया था, इन्होंने कहा जी कि यहाँ पर धड़न तख्ता हो जाना है, बंदे पूरे नहीं होने हैं, बिल पास नहीं होने हैं। उससे पहले ये तहरीक अदम एतमाद भी लाए थे, अब भी ये लाएं। मुश्किलात हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है, मुश्किलात हैं, दोस्तों की रिजर्वेशंस हैं, दोस्तों के इश्यूज़ हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि
हम लोग डर जाएंगे? भाई ये अगर हम लोग कौन सा यहाँ बारी लेने आए हैं, असा कड़ियाँ टीटियाँ लानियाँ ने देते गोले वाला तो पापड़ वाला होना है, हमने कौन सा लंदन में जाके अपने महल्लात बनाने हैं? मुझे ये बताएं बसरा साहब, और किसने आपकी पार्टी से एक दो लोगों ने, में कौन से नाम है जिन्होंने शेरवानियाँ सिलवाई? पहली बात आपको बताऊं, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने घर में रहते हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, उन्होंने 22 साल की स्ट्रगल की है, उन्होंने कोई यहाँ पर इस बात के लिए स्ट्रगल नहीं की है कि आज मैं बनया, कल मेरा पुत्र बनना है, कल ओदा पुत्र बनना है, कल ओदी धी आनी है। उनका तो कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है। वो एक मिशन के ताबे आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए। भाई अगर सर अब दुआ यही है ना कि वो बेहतरी बसरा साहब आ भी जाए ना, हम तो चाहते हैं 5 साल पूरे करें, फिर भी मुंतखब हों और वो बेहतरी आए, अवाम तक उसके सम्राट पहुंचे। असल बात, मैं जरा चीमा साहब का पॉइंट ले लूँ सर, वक्त बड़ा महदूद है, मैं जरा चीमा साहब की जानिब। अरसलान देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जहाँ पे इकॉनमी बहुत बड़ा इश्यू हो, खाने की रोटी के लिए लोग मर रहे हो और बलवे हो रहे हो, वहाँ पे हुक्मरानी चलाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक, मैं चीमा साहब की जानिब पढ़ूंगा जरा। चीमा साहब से हुक्मरान नहीं रहा, हुक्मरान तो 4-4 बार इन लोगों ने ली है। चीमा साहब क्या वाकई अब मामलात हालात बदल चुके हैं और कुछ तब्दीली आप देख रहे हैं अगले 1-1.5 महीने में कि कुछ वाकई बहुत बदल जाएगा? मुश्किलात तो बज़ाहिर बढ़ती जा रही हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ भी बदलना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह चलना है, और ये बिल्कुल मीडिया को इंगेज करने का, अपोजिशन का और हुकूमत का तरीका है रेलिवेंट रहने का। अदरवाइज तो ना अपोजिशन में इस हुकूमत को कौन ले सकता है जी? कौन इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगा और कैसे होगा? इमरान खान ने तो ये बड़ा नामुमकिन से सिनेरियोज है जिसके ऊपर काम किया जाता है। ये नवाज शरीफ मॉडल, शेख खुर्शीद शाह मॉडल, वो वहां चले गए, इंग्लैंड में ये हुआ, कुछ भी नहीं होना। अगले 18 माह इमरान खान ने इसी तरह हुकूमत करनी है, और ये पीपल्स पार्टी PMLN चाहते हैं कि इमरान खान साहब इसी तरह गलतियां करते रहें। लोगों के अंदर जितना जहर इमरान खान के खिलाफ भरा जाएगा बैड गवर्नेंस की वजह से, बुरी इकोनॉमी की वजह से, वो चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे, कुछ भी बदलना नहीं है। नहीं, लेकिन चीमा साहब एक बात जो भी माजी में रही है, वो तो एक रिवायत है ना सर, क्या वो बरकरार रहेगी कि एक वज़ीर आज़म पूरे 5 साल नहीं करता? एक जमात के तो पूरे 5 साल होने की रिवायत पिछले 2 अदवार में कायम हो गई है, लेकिन एक वज़ीर आज़म ने 5 साल पूरे नहीं किए। लोग कह रहे हैं कि ये तब फिर मामला, ये रिवायत बरकरार रहेगी शायद। मैंने जो शेरवानी वाला सवाल ऐसी तो नहीं बसरा साहब से पूछा। नहीं जी, ये जो शेरवानी वाला सवाल है ये बड़ा पुराने सवाल हो रहे हैं। कोई शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे कह रहा होता था कि वो शेरवानी से ला के बैठे हुए हैं, कुछ कहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है वो उनके खिलाफ कोई इस तरह का कोई इन्वायरमेंट बनेगा। वो अपने 5 साल पूरे करेंगे और शायद वो पहले ही वजीर आजम होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। दरअसल अरसलान साहब, प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के अंदर की सियासी जमातें जो हैं वो एक आज़ाद प्रोसेस के जरिए पावर में नहीं आती, और जब तक एक आजाद, ट्रांसपेरेंट और शेरवानी वाला जवाब ले लीजिएगा, ठीक, अपने पांव पे खड़े होके पावर में नहीं आएंगे, ये सवाल किए जाते रहेंगे कि हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत 2 साल बाद जा रही है, 3 साल बाद जा रही है, कोई और इन हाउस आउट हाउस। जब आजाद तरीके से पावर में आएंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा। सो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब टाइम अपना पूरा करेंगे और उनको करना भी चाहिए, और अपोजिशन का हक है कि वो करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हुकूमत और अपोजिशन ये सारी बातें करके मीडिया और आवाम को कर रहे हैं। ठीक है जी बसरा साहब एक जुमला कह सकते हैं, वाइंड अप कर। देखिए, आपने जो शेरवानी वाली बात की है ना जी, अगर वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे तो पार्टी में से कोई शख्स वजीर आजम नहीं बनेगा, हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये बात लिख लें मेरी आप। ऑल राइट जी, ये चलें, ये तो बात आ गई फॉर द रिकॉर्ड। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।